आज मैं आया हूं सन 1800 के भारत में। देखते हैं आज के समय कैसा जीवन था। मेरे पीछे देखो, व्यापार करने अंग्रेज आए हैं। अब ये धीरे धीरे फूट डालेंगे और राज करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां समय की रफ्तार बैलगाड़ी के पहियों के साथ चलती है। हवा में डीजल या पेट्रोल का धुआं नहीं, बल्कि गीली मिट्टी, गाय के गोबर और दूर कहीं जलते चूल्हों की गंध है। यह सन 1800 का भारत है। यह वह दौर है जब इतिहास अपनी करवट बदल रहा था। एक तरफ सदियों पुराने विशालकाय वटवृक्ष जैसे साम्राज्य अपनी जड़ें खो रहे थे और दूसरी तरफ 7 समुंदर पार से आए कुछ व्यापारी अपनी जेबों में तराजू और हाथों में अदृश्य जंजीरें लेकर इस सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद करने की तैयारी कर रहे थे। यह कहानी केवल तारीखों और राजाओं की नहीं है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। आइए धूल भरी पगडंडियों पर चलकर उस अखंड भारत को करीब से देखते हैं जो आज के मानचित्रों में कहीं खो गया है। सन 1800 का भारत आज के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था। अगर आप उस समय किसी ऊंचे टीले पर खड़े होकर देखते तो आपको कोई कंटीली तारें या सरहदें नजर नहीं आती। यह वह दौर था जब भारत का सीना काबुल और कंधार की पथरीली पहाड़ियों से शुरू होकर बर्मा यानी म्यांमार के घने वर्षावनों तक फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय का प्रहरी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था और दक्षिण में हिंद महासागर अपने तूफानी थपेड़ों से इस प्रायद्वीप के चरण पखार रहा था। इस विशाल भूभाग में आबादी करीब 17 करोड़ थी। सुनने में यह संख्या आज के 140 करोड़ के सामने बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस वक्त यह दुनिया की सबसे घनी और समृद्ध आबादियों में से एक थी। लेकिन यह आबादी शहरों में नहीं, बल्कि जंगलों और गांवों की गोद में बसती थी। उस समय का भारत जंगलों का देश था। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इंसान को कई बार शेरों की दहाड़ और हाथियों के झुंड का सामना करना पड़ता था। प्रकृति और इंसान के बीच एक अजीब सा संतुलन था, खतरनाक मगर पवित्र। दिल्ली के लाल किले की दीवारों पर अब वो चमक नहीं रही थी जो कभी शाहजहां के द्वार में हुआ करती थी। 18वीं सदी के अंत तक आते आते मुगल सल्तनत एक ऐसे बूढ़े शेर की तरह हो गई थी जिसके पास न तो शिकार करने की ताकत थी और न ही दहाड़ने का दम। बादशाह शाह आलम द्वितीय तख्त पर तो बैठे थे, लेकिन उनकी हुकूमत दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई थी। मुगल दरबार जो कभी कला, संस्कृति और ताकत का केंद्र हुआ करता था, अब साजिशों का अड्डा बन चुका था। खजाने खाली हो रहे थे और दीवारों से कीमती रत्न नोच लिए गए थे। यह वह समय था जब भारत का केंद्रीय सत्ता का सूर्य अस्त हो रहा था और इस अंधेरे का फायदा उठाने के लिए कई परछाइयां तैयार खड़ी थीं। आम जनता जो कभी बादशाह को झिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई मानती थी, अब अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय सरदारों और बाहुबलियों की ओर देख रही थी। दक्षिण और मध्य भारत में भगवा ध्वज लहरा रहा था। मराठा साम्राज्य जिसने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी, 1800 के आते आते अपनी ही तलवारों की धार से घायल हो रहा था। पुणे के शनिवार वाड़ा में पेशवाओं की सत्ता थी, लेकिन मराठा सरदारों सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ के बीच आपसी अविश्वास की खाई गहरी हो चुकी थी। अंग्रेज जो बहुत चतुर मनोवैज्ञानिक भी थे, उन्होंने इस नब्ज को पहचान लिया था। मराठा वो आखिरी दीवार थे जो फिरंगियों को पूरे भारत को निगलने से रोक रहे थे, लेकिन यह दीवार बाहर से मजबूत दिखते हुए भी अंदर से खोखली हो रही थी। आपसी कलह ने उस महान शक्ति को कमजोर कर दिया था जो कभी अटक से कटक तक अपना घोड़ा दौड़ाती थी। अब बात करते हैं उस तीसरी शक्ति की जो न तो इस मिट्टी की थी और न ही इस धर्म की, दी ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग आए तो थे मसाले, काली मिर्च और मलमल का व्यापार करने, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं ने जल्द ही उन्हें व्यापारी से शासक बना दिया। सन 1800 का दृश्य देखिए। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाज लंगर डाले खड़े हैं। उन जहाजों से उतरते हुए गोरे अफसर जिनकी नीली आंखों में आश्चर्य कम और लालच ज्यादा था, उन्होंने मुगलों की ढलती शाम और मराठों की आपसी फूट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी रणनीति युद्ध के मैदान से ज्यादा दस्तावेजों पर चलती थी। वे पहले किसी राजा के दरबार में तोहफे लेकर जाते, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते और अंत में सहायक संधि के नाम पर उस राजा की सेना को खत्म कर अपनी सेना थोप देते। राजा को लगता कि अंग्रेज उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वह अपने ही महल में कैदी बन रहा होता था। 1800 का साल वो दहलीज थी जहां भारत एक सोने की चिड़िया से एक उपनिवेश बनने की प्रक्रिया में पूरी तरह फंस चुका था। गांव का किसान
अपनी फसल काट रहा था, जुलाहा अपने करघे पर कपड़ा बुन रहा था, इस बात से बेखबर कि 7 समंदर पार लंदन में बैठे कुछ व्यापारियों ने उनकी किस्मत का सौदा कर दिया है। महलों की साजिशों से दूर चलिए अब हम 1800 के उस असली भारत में चलते हैं जो मिट्टी के घरों और फूस की छतों के नीचे सांस ले रहा था। अगर आप उस दौर के किसी गांव में पहुंचते तो आपको अपनी जेब में खनकते सिक्कों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो दुनिया रुपए से नहीं बल्कि भरोसे और जरूरत से चलती थी। इसे हम बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, लेकिन गांव वालों के लिए यह महज एक लेन देन का तरीका नहीं बल्कि जीवन जीने का सलीका था। सुबह का सूरज उगते ही कुम्हार का चाक घूमने लगता और किसान अपने हल को बैलों के कंधों पर रख खेत की ओर चल पड़ता। जब फसल कटती तो वह केवल किसान के घर नहीं जाती थी, उसका एक हिस्सा उस लोहार के घर जाता जिसने हल की फाल बनाई थी, एक हिस्सा उस नाई को मिलता जिसने साल भर हजामत की थी और एक हिस्सा उस पुजारी को दिया जाता जो मंदिर में दिया जलाता था। सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां महंगाई का कोई डर नहीं था। अगर आपके पास गेहूं था और आपको मटके की जरूरत थी तो आप गेहूं देकर मटका ले सकते थे। न कोई टैक्स, न जीएसटी, न ही बैंकों का झंझट। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसने भारत के गांवों को आत्मनिर्भर गणराज्य बना दिया था। बाहर दिल्ली के तख्त पर चाहे मुगल बैठे या मराठा, गांव का जीवन अपनी उसी शांत रफ्तार से चलता रहता था। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि यहाँ की सड़कों पर सोना बिखरा पड़ा था। यह नाम हमें हमारे हुनर ने दिया था। 1800 के शुरुआती दशकों तक पूरी दुनिया में भारत के कारीगरों का डंका बजता था। बंगाल के जुलाहे अपनी हथकरघों पर ऐसा मलमल बुनते थे जिसे बवेन विंड यानी बुनी हुई हवा कहा जाता था। कहते हैं कि ढाका की मलमल का पूरा थान एक छोटी सी अंगूठी के बीच से निकाला जा सकता था। यूरोप की रानियां और अमीरजादे भारतीय रेशम और सूती कपड़े पहनने के लिए तरसते थे। हमारे मसाले यूरोप के फीके खाने में जान डालते थे और हमारे जहाजों की लकड़ी इतनी मजबूत थी कि ब्रिटिश नेवी भी उसे सलाम करती थी। दुनिया का करीब 25% व्यापार अकेले भारत से होता था। इतना पैसा और सोना भारत आता था कि दुनिया भर की दौलत का प्रवाह गंगा के मैदानों की ओर मुड़ गया था। लेकिन यही समृद्धि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की गिद्ध जैसी नजरें इस समृद्धि पर गड़ चुकी थीं। 19वीं सदी की शुरुआत के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था का व्योद्योगीकरण शुरू हुआ। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे उस बार्टर सिस्टम पर चोट की जो हमें जोड़े रखता था। उन्होंने लगान को अनाज के बदले नकद रुपयों में मांगना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस किसान की लाचारी की जिसके पास कोठार में अनाज तो भरा है लेकिन जेब में चांदी का सिक्का नहीं है। उसे लगान चुकाने के लिए अपनी फसल को औने पौने दाम पर उन बनियों और साहूकारों को बेचना पड़ा जो अंग्रेजों के दलाल थे। यहीं से भारत में गरीबी और कर्ज के उस चक्र की शुरुआत हुई जिससे हम आज तक पूरी तरह नहीं निकल पाए हैं। आपने शायद सुना होगा कि अंग्रेजों ने जुलाहों के अंगूठे काट दिए थे। यह बात प्रतीकात्मक रूप से बिल्कुल सच थी और कई जगहों पर हकीकत में भी। अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिया और अपने देश इंग्लैंड के मैनचेस्टर में मशीनों से बना सस्ता और घटिया कपड़ा भारत के बाजारों में पाट दिया। वो चरखा जो घर घर की आवाज था अब खामोश होने लगा। जो हाथ कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बुनते थे अब वे सड़क बनाने और मजदूरी करने को मजबूर हो गए। भारत अब सामान बनाने वाला देश नहीं रहा था बल्कि अंग्रेजों के सामान को खरीदने वाला एक बड़ा बाजार और कच्चा माल सप्लाई करने वाला गुलाम बन गया था। वे यहाँ से रुई कौड़ियों के दाम ले जाते और उसी रुई से कपड़ा बनाकर हमें सोने के भाव बेचते। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, हमारी धरती की छाती भी चीरी जा रही थी। अंग्रेजों को चीन से चाय खरीदनी थी लेकिन वे चांदी नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय किसानों को मजबूर किया कि वे अपने खेतों में अनाज की जगह अफीम और नील उगाएं। यह 1800 के भारत का सबसे काला सच था। जिस जमीन पर कभी गेहूं और चावल लहलहाते थे वहां अब अफीम की खेती हो रही थी ताकि अंग्रेज उसे चीन में बेचकर मुनाफा कमा सकें। नील की खेती ने बिहार और बंगाल की उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया। किसान रोते थे, गिड़गिड़ाते थे क्योंकि नील उगाने के बाद उस खेत में धान नहीं उगता था। लेकिन फिरंगियों का कोड़ा उनकी पीठ पर तब तक बरसता था जब तक वे मान न जाएं। अब हम उस घर के आंगन में कदम रखते हैं जहां एक तुलसी का पौधा लगा है और एक पूरा कुनबा साथ रहता है। 1800 का भारतीय समाज आज के एकल परिवारों जैसा नहीं था। उस समय परिवार का मतलब था एक छत के नीचे 4 पीढ़ियां, दादा दादी, चाचा चाची और दर्जनों चचेरे भाई बहन। यह संयुक्त परिवार ही उस समय का सबसे बड़ा बीमा यानी इंश्योरेंस था। अगर किसी पर मुसीबत आती तो पूरा परिवार ढाल बनकर खड़ा हो जाता। कोई भी अनाथ नहीं होता था और कोई
कोई भी बुजुर्ग वृद्धाश्रम नहीं जाता था, क्योंकि घर का सबसे बूढ़ा सदस्य ही घर का मुखिया और न्यायाधीश होता था। उसकी बात पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन इस सामाजिक ढांचे का एक दूसरा पहलू भी था जो बहुत कठोर था। वह थी जाति व्यवस्था। 1800 के भारत में आपकी पहचान आपके काम से नहीं बल्कि आपके जन्म से होती थी। समाज 4 वर्णों और हजारों जातियों में बंटा हुआ था। ब्राह्मण पूजा करता था, क्षत्रिय रक्षा करता था, वैश्य व्यापार करता था और शूद्र सेवा करता था। यह दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई इन्हें लांघ नहीं सकता था। एक लोहार का बेटा चाहे कितना भी होशियार हो, उसे लोहार ही बनना पड़ता था। गांव के कुएं बंटे हुए थे और परछाइयां भी अपवित्र मानी जाती थीं। यह वह जंजीर थी जिसने भारत को अंदर से कमजोर कर रखा था और अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति इसी सामाजिक दरार में फली फूली। शिक्षा की बात करें तो 1800 के भारत में स्कूल और कॉलेज वैसे नहीं थे जैसे आज हैं। उस समय गुरुकुल और मदरसे हुआ करते थे जो मंदिरों और मस्जिदों से जुड़े थे। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था। लड़कों को गणित, खगोल विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ जुबानी याद कराए जाते थे। लेकिन यह शिक्षा भी ज्यादातर ऊंची जातियों और अमीर परिवारों तक सीमित थी। 100 में से बमुश्किल 10 पुरुष पढ़ना लिखना जानते थे और महिलाओं की स्थिति वह पिंजरे में बंद मैना जैसी थी। 100 में से शायद ही कोई एक महिला साक्षर होती थी। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का जोर था। लड़कियों की शादी गुड्डे गुड़ियों की उम्र में ही कर दी जाती थी। राजस्थान और बंगाल के कुछ हिस्सों में सती प्रथा जैसी भयानक कुरीति भी मौजूद थी, जहां पति की चिता पर पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। हालांकि यह पूरे भारत में नहीं था, लेकिन जहां था वहां यह समाज के माथे पर कलंक जैसा था। फिर भी भारतीय नारी घर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। वह अनपढ़ जरूर थी, लेकिन उसे पता था कि सूखे के दिनों के लिए अनाज कैसे बचाना है और मुश्किल समय में परिवार को कैसे जोड़े रखना है। अब जरा घर से बाहर निकलकर उस समय की सड़कों और सफर को देखते हैं। आज हम ट्रेन या फ्लाइट पकड़कर घंटों में कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन 1800 के भारत में सफर करना मौत को दावत देने जैसा था। सड़कें नहीं थीं तो बस धूल भरी पगडंडियां जो जंगलों के बीच से गुजरती थीं। बैलगाड़ी, घोड़ा या फिर पैदल ही सफर का साधन थे और इन रास्तों पर खतरा सिर्फ जानवरों का नहीं था बल्कि ठगों और पिंडारियों का था। ठग जो देवी काली के उपासक होने का दावा करते थे, यात्रियों के भेष में लोगों के साथ मिल जाते थे और सुनसान जगह पर रुमाल से गला घोंटकर उन्हें लूट लेते थे। पिंडारी जो लुटेरों के बड़े गिरोह थे, गांवों पर हमला करते और सब कुछ लूट ले जाते। इन लुटेरों का खौफ इतना था कि लोग सफर पर जाने से पहले अपनी वसीयत लिख जाते थे। अंग्रेजों ने इन ठगों का खात्मा करने के नाम पर अपनी पुलिस और कानून व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे उन्हें भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका मिल गया। यह वह दौर था जब न रेल की सीटी बजी थी और न ही टेलीग्राम की तारें बिछी थीं। खबरें महीनों में पहुंचती थीं। अगर दिल्ली में कोई राजा बदल गया तो दक्षिण भारत तक यह खबर पहुंचने में 6 महीने लग जाते थे। लेकिन फिर भी मेलों और तीर्थ यात्राओं के जरिए पूरा भारत एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। कुंभ का मेला हो या पुरी की रथ यात्रा, लाखों लोग बिना किसी व्हाट्सएप या फेसबुक के एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। यह भारत की सांस्कृतिक एकता थी जो उसे अखंड बनाए रखती थी। 1800 से 1850 के बीच का समय भारत के लिए एक अजीब सी खामोशी का समय था। लोग अंग्रेजों के नए कानूनों, नई अदालतों और नई बंदूकों को देख रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी आजादी धीरे धीरे छीनी जा रही है। 1853 में जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली तो लोगों को लगा कि यह कोई लोहे का राक्षस है। जब तार बिछाए गए तो अफवाह फैली कि अंग्रेज लोगों को फांसी देने के लिए फंदे तैयार कर रहे हैं। यह डर और गुस्सा धीरे धीरे बारूद के ढेर में बदल रहा था। सिपाही, किसान, रानी और रंक सबके मन में फिरंगियों के खिलाफ नफरत की आग सुलगने लगी थी। यही वह चिंगारी थी जो आगे चलकर 1857 की महान क्रांति यानी गदर के रूप में फटने वाली थी। तो दोस्तों, यह था 1800 का भारत। एक ऐसा भारत जो अमीर होते हुए भी लुट रहा था, जो ज्ञानी होते हुए भी जंजीरों में जकड़ा जा रहा था। यह हमारे पूर्वजों के संघर्ष, उनके सरल जीवन और उनकी उस सहन शक्ति की कहानी है जिसकी बदौलत आज हम और आप आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उस दौर की धूल, पसीना और खून ही वह नींव है जिस पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है।